दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में क्लास 10वीं का भूगोल पढ़ेंगे और बीटीसी, और इसमें हम समझेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधन का ओवरऑल हम ये समझते हैं जिसको प्राकृतिक प्रदत्त हो, प्राकृतिक जो प्रदान किया है उसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर हम बोली भाषा में समझें तो जो अगर हम भाषा इस प्रकार समझेंगे, प्राकृतिक संसाधन जो हमको ईश्वर प्रदान किया है, जो हमको ईश्वर ने दिया है उसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, भूमि हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो चलिए हम आगे की ओर इसके ही बारे में समझेंगे। सबसे पहले ओवरऑल बात करेंगे हम भूमि संसाधन के बारे में। भूमि आप समझते हैं, जो पृथ्वी को हम भूमि संसाधन क्या है, तो भूमि संसाधन के बारे में समझेंगे। तो हम चलिए बुक के माध्यम से चलेंगे। तो पूर्व अध्याय में आप संसाधन के उसको संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। मतलब पीछे के क्लास में हम ये संसाधन को संकल्पना करके उसको अवगत कर लिए हैं। संसाधन कितने प्रकार के संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश के समृद्धि उपलब्ध संसाधन को उचित उपयोग उस पर निर्भर करते हैं। अगर किसी भी देश को अगर विकास करना है तो उस पर संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग अति आवश्यक है। अगर संसाधन को उचित उपयोग नहीं करेंगे तो वो देश निर्भर नहीं हो सकता, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। संसाधन की संकल्पना मानवीय आवश्यकताओं के पृष्ठ करने वाले साधन एवं संपुष्ट करने वाले सेवाओं को यकीन है और इसके तकनीकी ज्ञान और शक्ति के हम बात करेंगे। इसके तकनीकी ज्ञान और संस्थाओं का सहयोग अनिवार्य है। इसको तकनीकी ज्ञान और संस्थाओं का सहयोग के क्या है, इसको अनिवार्य है। इसको अगर हम कोई भी प्राकृतिक संसाधन भूमि को इसको हम तकनीकी हम उपयोग कर सकते हैं। हम भूमि पर निवास करते हैं। हम लोग जितने भी हैं वो कहाँ पर निवास करते हैं, भूमि पर निवास करते हैं। भारत हमारे आर्थिक क्रियाकलाप इसी पर संपादित है। हम जो भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं किस पर संपादित करते हैं, ये भूमि पर संपादित करते हैं। और हम विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। हम भूमि को विभिन्न रूप में इसका उपयोग करते हैं। आप देखते हैं कि नहीं, बहुत सारे उपयोग में हम भूमि का उपयोग करते हैं। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर भूमि को बात किया जाए तो अत्यधिक ये महत्वपूर्ण संसाधन है मनुष्य के लिए। यह प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण यह एक प्राकृतिक संसाधन है। यह एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये प्राकृतिक प्रदत्व है, क्योंकि प्राकृतिक ने दिया है। आज हम इसको ईश्वर ने प्रदान किया है। भूमि को कौन प्रदान किया है, ईश्वर। तो इसलिए हम प्राकृतिक संसाधन, भूमि को कौन संसाधन कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। भूमि को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन में जिस प्रकार कृषि आप देख सकते हैं, वानिकी, फुलवाड़ी हो गया, पशु चालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, वन्य जीव हो गया, और परिवहन संसाधन हो गया, और संचार हो गया। और जैसे आर्थिक क्रियाओं भूमि पर ही संपन्न होते हैं। ये जितने भी चीज़ होते हैं ये किस पर करते हैं, भूमि पर ही संपन्न करते हैं। और भूमि, यही कारण है कि इसे मौलिक संसाधन भी कहते हैं। इसे मौलिक संसाधन कहते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन कहते हैं। और इतने व्यापक रूप से उपयोगी होने के बावजूद भी यह सीमित संसाधन है। इतने व्यापक रूप से इसको उपयोग कर रहा है भूमि को, तो इसलिए इसको सीमित संसाधन कहते हैं। सीमित संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो लिमिटेड मात्रा में रहता हो। जिस प्रकार अगर हम बात किया जाए, मेरे पास अगर 10 कट्ठा ज़मीन है, तो 10 कट्ठा ज़मीन है तो हम क्या करेंगे, हमको पास एक सीमित संसाधन है, उतना ही मात्रा में है। अगर मान लिया जाए फिर हम 10 कट्ठा ज़मीन खरीद लिए तो हमको 20 कट्ठा हो गया, तो आप बोलिएगा सर सीमित संसाधन कैसे हुआ, बढ़ गया। लेकिन किसी व्यक्ति को तो वो कम हुआ है। हम 10 कट्ठा यहाँ पर है, 10 कट्ठा किसी व्यक्ति से लिए हैं, तो वो 10 कट्ठा उस व्यक्ति को कम हो गया, तो ये सीमित मात्रा में हुआ। तो इसलिए भूमि को हम क्या कहते हैं, सीमित संसाधन कहते हैं, और सीमित संसाधन के तौर पर रखते हैं। और इसमें अस्तु यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध
उपदेशों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजन रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। भूमि को हम भूमि को नियोजन पूर्वक क्या करेंगे, उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाले परिस्थिति में किसी भी प्रकार का हानिकारक नहीं होगा। भूमि संसाधन कई भौतिक स्वरूप हैं। भूमि संसाधन को हम बात किया जाए तो भौतिक स्वरूप, भौतिक किसे कहते हैं, जो निर्जीव चीज़ होते हैं। जैसे अगर हम पर्वत के बात किया जाए, पर्वत के बात किया जाए, पठार के बात किया जाए, मैदानीय भाग किया जाए, तो यह निम्न भूमि और यह घाटियाँ इत्यादि होते हैं। तो घाटियाँ किसे कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो बीच वाले रास्ते होते हैं उसी को हम घाटियाँ कहते हैं। तो पर्वत किसे कहते हैं, अगर ए आकार के इस प्रकार रहता है तो इसे पर्वत कहते हैं। पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं और पठार जो होता है वो इस प्रकार के होते हैं और मैदानी भाग समतल होते हैं, इस प्रकार के मैदानी भाग को कहते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि पर ये घाटियाँ के इत्यादि होते हैं। और इसमें हम इस पॉइंट व्यू से बात करेंगे तो ये विभिन्न स्वरूप जलवायु में भी प्रभावित होते हैं। ये जलवायु में भी प्रभावित होते हैं। अब बोलिएगा सर जलवायु क्या है, तो जलवायु हम आप सबों को हम इस प्रकार कहना चाहेंगे, जलवायु अगर 25 सेंटीमीटर अगर 25 वर्ष के और उसको अवसाद में मौसम में कोई जल परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। अगर भारत भूमि संसाधन में संपन्न है, भारत क्या है, भूमि संसाधन में संपन्न है। यहाँ कुल उपलब्ध भूमि के लगभग 43% भाग पर मैदान भाग विस्तार है। मतलब पूरे भूमि का जिस प्रकार इसको बंटवारा किया गया है तो पूरे भूमि को इसमें 43% पर क्या है, मैदानीय भाग है। तो मैदानीय भाग कितना प्रतिशत पर है, 43% पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब क्या है, मैदानीय भाग है। मैदानीय भाग को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये हरा रंग का जो है ये क्या है, मैदानीय भाग है। और मैदानीय भाग को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, ये इस प्रकार के ये मैदानीय भाग है। कितना प्रतिशत है, तो 43% है और भाग पर फैला हुआ है। और इसमें और जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए उपयोगी है। जो ये मैदानी भाग है इस पर कृषि काम और उद्योग, जो उद्योग लगाते हैं मैदानी भाग पर लगाते हैं। और 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। मतलब 30% भाग पर ये देख सकते हैं आप, 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर है 30% भाग पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। और उसमें हम आगे की ओर पॉइंट यू से बात करेंगे तो उसमें 12 मासी नदियों के प्रवाह से को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों मुहैया करवाते हैं। यहाँ पर कहाँ पर, पठार पर, पहाड़ पर। और ये पारिस्थितिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। पारिस्थितिक को अगर संतुलन करना है उसके लिए भी ज़रूरी है। और देश में अगर पूरे देश का बात करेंगे, देश में तो 27% भूभाग पर पठारीय भूमि विस्तार है। 27% पर क्या है, पठारीय भूमि विस्तार है। और यहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन्य संपदा कोष संचित हैं। इस सब पर कहाँ पर, भूमि पर। तो भूमि को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले को हम क्या बोलते हैं, पहले को मैदानीय भूमि कितना है, 43% है। उसके बाद जब पठारीय भूमि कितना प्रतिशत है, तो 27% है। और उसके बाद क्या है, पहाड़ीय भूमि तो 30% से रखा गया है। अब हम समझेंगे मृदा निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक के हम बढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण का मतलब आप समझ चुके हैं, जो निर्माण क्या होता है। निर्माण मतलब किसी भी चीज़ को बनाना। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मृदा मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। बोलिएगा सर पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र जिस प्रकार आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार आप घास देखें हैं, घास को कौन खाता है, घास को टिड्ढा खाता है। टिड्ढा को कौन खाता है, टिड्ढा को मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, चील खाता है, बाज खाता है। तो ये एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो मृदा एक पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। और ये असंगठित पदार्थों से उसको निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाता है।
मतलब मृदा आप इस प्रकार बोल सकते हैं, पृथ्वी के ऊपरी परत को, पृथ्वी के ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते, पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके हम पीछे अध्याय में बता चुके हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो ये मिट्टी और मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। ये प्राकृतिक है। यहाँ न केवल पौधे के विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव और समुदाय का पोषण भी कराती है। मतलब यहाँ पौधे को विकास भी नहीं है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का समुदाय यहाँ पर, और उसको पोषण भी उपलब्ध कराती है। मृदा में निहित उर्वरक मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को जो है प्रभावित करते हैं। मतलब मृदा में जो उसमें उर्वरक होते हैं वो मानव को क्रियाकलाप में उसको प्रभावित करते हैं और देश के नियमित का भी निर्धारण करती हैं, और इनके नष्ट होने के साथ ही संपत्ति एवं सांस्कृतिक दोनों जो ध्वस्त हो जाता है। अगर ये नष्ट होता है तो हमारे देश के संपत्ति या सांस्कृतिक दोनों ध्वस्त हो जाता है। अतः मृदा एक जीव तंत्र है। मृदा क्या है? एक जीव तंत्र है। मृदा को हम इस प्रकार कह सकते हैं, एक क्या है? जीव तंत्र है। अगर हम बात करेंगे मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाले जटिल प्रक्रिया है। मतलब मिट्टी का जो निर्माण होते हैं ये बहुत लंबी प्रक्रिया से क्या होता है, ये मृदा निर्माण होते हैं। और कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर सेंटीमीटर में अगर गहरी मृदा का निर्माण होता है तो लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। और चट्टानों के टूटने फूटने और भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से मृदा निर्माण होते हैं। तो आपसे मृदा निर्माण किस प्रकार होते हैं? तो चट्टान को टूटने फूटने, भौतिक हो गया, और रासायनिक और जैविक परिवर्तन के मृदा निर्माण होते हैं। और भूगोलवेता इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं, अत्यधिक धीमी प्रक्रिया मानते हैं। मृदा निर्माण के कारक, मिट्टी जो निर्माण होता है उसको कारक, तो मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक हैं। आप इस प्रकार देख सकते हैं मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारक। सबसे पहले ऊंचा बच एवं धराकृतिक भूमि। ऊंचा बच मतलब जो है ढलान भूमि पर मृदा निर्माण होते हैं। उसके बाद मूल शैल एवं चट्टान रहना चाहिए, चट्टान के अनुसार वो मृदा निर्माण होते हैं। उसके बाद जलवायु, उसके बाद वनस्पति, अगर वनस्पति होता है उससे भी मृदा निर्माण होते हैं। और जैव पदार्थ मतलब अगर जो चीज़ मर जाते हैं उसके अनुसार भी क्या होता है, मृदा निर्माण होते हैं। तो मृदा निर्माण, और उसके बाद खनिज, ये खनिज संपदा से भी मृदा निर्माण होते हैं। और खनिज के कण से मृदा निर्माण होते हैं। और समय तो लगबे करता है, समय लगने के बाद ये मृदा निर्माण होते हैं। तो मृदा निर्माण के आप इस प्रकार देख सकते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, तो तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया और पवन, हिमनद एवं अपघटन की अन्य क्रियाओं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है। मतलब ये सब भी मृदा निर्माण में सहयोग करते हैं। मृदा निर्माण में जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन को भी अहम भूमिका होते हैं। जैविक और रासायनिक परिवर्तन को भी अहम भूमिका होते हैं। और निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मृदा निर्माण में जैसे ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं। मतलब जैव और अजैव दोनों प्रकार से क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जैव मतलब जो जिसमें जीव रहते हैं, अजैव मतलब जिसमें जीव नहीं रहते हैं। ये दोनों प्रकार से क्या होते हैं, भाग लेते हैं। मृदा निर्माण के प्रक्रिया में मृदा निर्माण में हम इस प्रकार कह सकते हैं, मृदा निर्माण में भूमि जो है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारण तत्व, उनके रंग गठन, गहराई, आयु एवं रासायनिक
और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा को निम्नवर्त बांट कर जो है अध्ययन किया जा सकता है। मतलब मृदा को बांटा गया है निम्न आधार से, उसको बांट करके और अध्ययन हम कर सकते हैं मृदा निर्माण। मृदा के प्रकार का विवरण, तो मृदा के प्रकार का विवरण समझेंगे। मृदा के प्रकार का विवरण किस प्रकार है उसको बांट दिया गया है। तो भारत में ऊंचा वृक्ष, भू आकृतिक, जलवायु एवं वनस्पति में पर्यावरणीय विविधताओं पाई जाती है। और इसमें हम देखते हैं जिसकी वजह से यह 6 प्रकार के मृदा विकसित हैं। भारत में 6 प्रकार के मृदा विकसित है। यह भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार पर है। भूमि संसाधन के गुणवत्ता पर आधार है। इसका वर्णन क्रमशः किया जा सकता है। तो ये 6 प्रकार के मृदा है। तो पहला हम समझेंगे जलोढ़ मिट्टी। पहला कौन है? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो आप देखते रहें जलोढ़ मृदा क्या है। यह मृदा भारत के विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। भारत में अगर सबसे विकसित मृदा की बात किया जाए तो जलोढ़ मृदा है, सबसे बेसी फैली हुई है। और उत्तर भारत का मैदान पूर्वतः जलोढ़ निर्मित हैं। उत्तर भारत के मैदान की बात किया जाए जलोढ़ से निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों के सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ के निक्षेपण से बनता है। मतलब भारत में ये 3 नदी है, कौन कौन? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ के उस जलोढ़ मृदा निक्षेपण से होता है। निक्षेपण जो काट के साइड में लगा देता है मृदा, उसे निक्षेपण कहते हैं। राजस्थान एवं गुजरात में भी एक जो है सकरी पट्टी के रूप में इसका मृदा जो है प्रसार है। राजस्थान और गुजरात में भी देखा जाए तो जलोढ़ मृदा का एक सकरी उसमें क्या किया गया है? प्रसार किया गया है, उसमें प्रसार किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान में स्थित महानदी गोदावरी, कृष्ण एवं कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टाई का भी निर्माण में जलोढ़ मिट्टी की ही जुड़ा है। और कुल मिलाकर भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। तो भारत में कितना जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर मिट्टी का क्या है? जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं उसको मृत्तिका के विभिन्न अनुपातों से ही होते हैं। और इसका रंग जो है धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। कौन? जलोढ़ मिट्टी को। और इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी के ऊपर क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ऐसे मृदा प्रदीप क्षेत्र में बने मैदानीय हैं, जैसे द्वार हो गया, चौर हो गया, और एक तराई में आमतौर पर यह निर्मित है। और इनके कणों पर जो है घटकों के अलावा मृदा के पहचान करने वाले आयु से भी होते हैं। और आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के हैं। मतलब आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी क्या है? 2 प्रकार से है। पहला पुराना एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसमें को हम बात करेंगे पुराना जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुराना जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जो हम अगर पुराने मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़। और नया वाले जो नया मिट्टी लाया है, बाढ़ लाया है, उसको हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पुराने जलोढ़ में उसको कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होते हैं। पुराने जलोढ़ में हम बात करेंगे कंकर और बजरी की मात्रा अधिक होते हैं। और इसे बांगर कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या बोलेंगे? बांगर कहते हैं। पुराने मिट्टी से लाया गया उसको हम बांगर कहते हैं। जिस प्रकार आप देखते होंगे अगर बाढ़ उड़ आते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें पुराने अगर 2-3 साल पहले अगर आया है, 3-4 साल 5 साल, तो वो क्या हो गया? वो पुराने, उसको हम बांगर कहते हैं। और बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ महीन कण पाए जाते हैं। और नवीन की बात करेंगे तो इसमें महीन कण पाए जाते हैं जो खादर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? खादर। तो खादर जो नया में आया हो उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर में बालू एवं मृतका का मिश्रण होते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ
होते हैं, ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में हम जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे पॉइंट व्यू से, तो जलोढ़ मिट्टी में वो पोटास एवं फास्फोरस और चूना जैसे तत्व की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। मतलब इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। तब तो हम लोग क्या करते हैं, यूरिया डाल देते हैं। यूरिया में 76% रहता है नाइट्रोजन, और उसके डालने पर क्या होता है, वो बढ़ जाते हैं। और यह मिट्टी गन्ने, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। इस पर कौन कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। और परिणाम स्वरूप यह जनसंख्या उसको घनत्व भी ऊंचे होते हैं। इसमें जनसंख्या घनत्व भी क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो अब हम समझेंगे काली मिट्टी। कौन मिट्टी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी हम समझने से पहले हम देख लेते हैं काली मिट्टी क्या है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को आप इस प्रकार कहेंगे, काली मिट्टी मृदा। तो इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह अयौगिक के कारण होते हैं। एल्युमिनियम एवं लौह अयौगिक के कारण होते हैं। यह कपास के खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। कपास के खेती के लिए इसे हम सर्वाधिक माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, जिस कारण इसे काली और कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर भूमि पर फैली हुई है। कौन, काली मिट्टी। और जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश में रहते हैं। दक्कन के लावा प्रदेश में ये मिट्टी रहते हैं। महाराष्ट्र की बात किया जाए, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से होता है। और इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है। मतलब काली मिट्टी को एक और नाम दे देंगे, क्या बोलेंगे, रेगुर मिट्टी। और इस मिट्टी का बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होते हैं। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना जैसे पौष्टिक तत्व परिणत होते हैं। और किंतु फास्फोरस की कमी रहती है। किसमें, काली मिट्टी में। शुष्क एवं गर्म मौसम में इसके दरारें फट जाते हैं। शुष्क और गर्म मौसम होते हैं तो दरार फंस जाते हैं, और जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण होते हैं। किंतु गीले होने के कारण यह मृदा चिपचिपा हो जाते हैं। जब गीला होगा तो कैसा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाते हैं। और चिपचिपा होने के कारण जिसे जोतना संभव नहीं होते हैं। अतः मानसूनी के प्रथम बौछार में ही इसमें जुताई कर दिया जाता है। और कम वर्षा के क्षेत्र में अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई भी कपास की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त है। और इसके अतिरिक्त इस मृदा को गन्ने, प्याज, गेहूं फसलें खेती अनुकूल मानी जाती हैं। तो वीडियो लंबा होने की वजह से आज का वीडियो इतना ही पर एंड करते हैं। हम आगे के अध्याय में समझेंगे लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, और बाकी जो भी क्लास है हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।